Welcome all. In this video, we are going to discuss few problems from sets and relations mathematics में जो अलग-अलग एग्जाम्स में इसके पहले पूछे जा चुके हैं. ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं. So please pay attention and try to answer the questions when I show the slide. So this is the first question which was asked in AIEEE 2005. Let R be the relation 3 is related to 3, 6 is related to 6, 9 is related to 9, 12 is related to 12. Then 6 is related to 12, 3 is related to 9, 3 is related to 12, 3 is related to 6. Be a relation on a set A which contains 3, 6, 9 and 12. Then the relation is. So let's first have a look at the options. So options say like reflexive, transitive, symmetric और फिर अगर तीनों है तो equivalence we know, right? तो इन चारों में से कुछ सिलेक्ट करना है. तो let's first of all see if it is reflexive or not. So 3, 6, 9 and 12, there are 4 elements and each element, as we can see, 3 is related to 3, 6 is related to 6, 9 is related to 9 and 12 is related to 12. So obviously it is reflexive because reflexive का definition क्या होता है? For every A belonging to A is related to A. So as we can see, every element from the set A is related to itself and that's why it is reflexive. Okay, तो हमें पता चल गया कि it is reflexive. लेकिन इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू गिव एनी आंसर, राइट? सो हम लोग आगे बढ़ते हैं. सिमेट्रिक है कि नहीं है? सो सिमेट्रिक में क्या है? देखो, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, राइट, देन बी ए मस्ट बी बिलोंग इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर. अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए. लेकिन स्टूडेंट्स केयरफुली ध्यान रखो मैं क्या बोल रहा हूँ. सिमेट्रिक एखादा केस सिमेट्रिक हो गया, इसीलिए पूरा का पूरा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होता. आपको ध्यान में रखना है कि एक भी असिमेट्रिक केस मिल जाए, यानी आपको एक भी ऐसा केस मिल जाए कि ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर, बस इट इज सफिशिएंट टू टेल दैट इट इज नॉट सिमेट्रिक. तो वो ढूंढो. चलो एक पहला ही ढूंढ के देखते हैं. 6 12 का क्या होना चाहिए था? 12 6. अगर 6 12 है तो 12 6 होना चाहिए, लेकिन नहीं है. इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक. सो इट इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक. जैसे ही नॉट सिमेट्रिक बोला तो हमें ध्यान में क्या क्या आ रहा है कि ऑप्शन सी नहीं हो सकता. करेक्ट, ऑप्शन सी नहीं हो सकता क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन बोला, इक्विवेलेंस के लिए तीनों भी चाहिए होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. नाउ डी में बोला है कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है हमें मालूम है, तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी नहीं है. क्लियर हो गया. अब एक ही बात बच गई है, ट्रांजिटिव है क्या? तो ट्रांजिटिव के लिए हम अलग अलग केसेस देख सकते हैं. किस तरीके के केसेस? कि जैसे फॉर एग्जांपल हमें मालूम है कि 3 6 बिलोंग्स टू आर एंड 6 12 बिलोंग्स टू आर. अगर ये दोनों रहे तो 3 12 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए. क्या देखते हैं हम लोग? ये फर्स्ट जो कुछ भी हमने रिलेशन लिया, यानी पेयर लिया, पेयर्ड, राइट ना, ऑर्डर्ड पेयर, उसमें से सेकंड एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, दे शुड बी इक्वल. देन ये 3 शुड बी रिलेटेड टू 12 ऐसा आता है. आई होप यू रिमेंबर द डेफिनेशन. मुझे यहाँ पर अब डेफिनेशन फिर से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर से एक चीज़ ध्यान में रखना, ऐसा एक आधा एग्जाम्पल मिल गया इसलिए पूरा ट्रांजिटिव होता है, ऐसे नहीं है. हमें ढूंढना है कि कोई एक केस मिल जाए जो नॉन ट्रांजिटिव हो. करेक्ट. तो जैसे मैंने अभी एक बताया आपको कि 3 6 6 12 था तो 3 12 है. फिर सपोज 3 6 है, 6 6 है तो 3 6 होना चाहिए, तो है. राइट, 3 6 और 6 6 तो ये 6 सेम हो गया, तो 3 शुड बी रिलेटेड टू 6, तो ये सेम ही एलिमेंट है. तो ऐसे आप हर केस करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यस इट इज़ पॉसिबल, यानी ये पर्टिकुलर रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव भी है. तो फिर हमारा आंसर ऑप्शन ए आता है. एज यू कैन सी, इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट सम न्यूमेरिक कैलकुलेशन जिसकी हमें आदत होती है. इट इज़ अबाउट सम थॉट प्रोसेस. और मैथमेटिक्स यही तो होता है, पोएट्री ऑफ ब्यूटीफुल आइडियाज. नाउ लॉजिकल आइडियाज वी मस्ट से, बिकॉज लॉजिकल इज श्योरली ब्यूटीफुल. सो ये एग्जाम्पल आई होप आपको ध्यान में आ गया है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो लेट आर बी द रियल लाइन, दैट मीन्स all the real numbers. Let's say consider the following subset of the plane r cross r. So obviously it is a binary relation on r, s and t. So s is defined as xy, where y is equal to x plus 1 and 0 less than x less than 2, and t is defined as
एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब ऑप्शंस को थोड़ा सा देख लें, ये क्वेश्चन AIEEE 2008 में आया था। ऑप्शंस को जरा सा देख लें। इन ऑप्शंस को देखने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव ऐसा सेपरेटली कुछ करने की जरूरत नहीं है, इक्विवेलेंस है या नहीं इतना चेक करना है, राइट। तो या तो तीनों है, एक कोई भी एक नहीं है तो पूरा बाकी का चेक करने की जरूरत नहीं रहेगी। आई विल टेल यू हाउ। लेट्स हैव अ लुक एट एफ। x इज रिलेटेड टू y इफ y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो x इज इक्वल टू x प्लस 1 हो सकता है क्या? नो, फॉर एनी x। दैट मीन्स x इज नॉट रिलेटेड। इसका मतलब S इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आ गया ध्यान में? S इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन अगर कंडीशन y इज इक्वल टू x प्लस 1 है तो ऑब्वियसली ये होने वाला नहीं है। तो S रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है मतलब इक्विवेलेंस नहीं है। तो S इज नॉट इक्विवेलेंस, ये चीज क्लियर हो गई। S इज नॉट इक्विवेलेंस, तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन सी में S इज इक्विवेलेंस रिलेशन बोला है। बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर भी बोथ इक्विवेलेंस रिलेशन बोला है। अब बात सिर्फ इतनी बचती है कि टी इक्विवेलेंस है कि नहीं है। तो टी का डेफिनेशन मैं फिर से नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूँ। सो टी गिव्स अस एक्स वाई इफ x माइनस वाई इज एन इंटीजर। सो फर्स्ट थिंग है कि फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R, हर रियल नंबर के लिए x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, राइट, एंड 0 इज इंटीजर। इसका मतलब x बिलोंग्स टू t फॉर ऑल x बिलोंग, हर रियल नंबर खुद के साथ रिलेटेड है बाय रिलेशन t, हेंस t इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा, लेट्स अज्यूम लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू टी। सपोज एक्स वाई टी में है, एक्स वाई बिलोंग्स टू टी यानी एक्स इज रिलेटेड टू वाई बाय रिलेशन टी। इसका मतलब एक्स माइनस वाई क्या होना चाहिए? इंटीजर। लेकिन मुझे बताइए x माइनस वाई अगर इंटीजर है तो y माइनस एक्स क्या होगा? निगेटिव ऑफ इंटीजर इज ऑल्सो इंटीजर, तो y माइनस एक्स इज ऑल्सो इंटीजर। अब y माइनस एक्स इंटीजर हो गया तो बाय द सेम डेफिनेशन हमें क्या बोला है? एक्स वाई बिलोंग्स टू टी इफ एक्स माइनस वाई इज इंटीजर। नाउ y माइनस एक्स इज इंटीजर मतलब y बिलोंग्स टू y x बिलोंग्स टू टी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू टी, अगर एक्स वाई टी में है, क्योंकि एक्स माइनस वाई अगर इंटीजर है तो वाई माइनस एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू टी। तो हर पेयर प्रेजेंट रहेगा, हेंस टी इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक भी है। अब थर्ड बात देखते हैं। लेट दो एलिमेंट्स एक्स वाई बिलोंग्स टू टी एंड वाई जेड बिलोंग्स टू टी। सपोज ये दोनों टी में है, तो मुझे बताइए एक्स वाई बिलोंग्स टू टी मतलब एक्स माइनस वाई इज इंटीजर, एंड वाई जेड बिलोंग्स टू टी का मतलब क्या होगा? वाई माइनस जेड बिलोंग्स इज इंटीजर। ये दोनों इंटीजर है। अब इन दोनों का सम करते हैं। ये थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्यों सम कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें y कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या आएगा? y माइनस जेड। अब मुझे बताइए x माइनस वाई इंटीजर है, सॉरी y माइनस जेड नहीं, x माइनस जेड, ओके। अब x माइनस वाई इंटीजर है क्योंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू टी, y माइनस जेड इंटीजर है क्योंकि y माइनस जेड इंटीजर बिकॉज y जेड बिलोंग्स टू टी। तो ये इंटीजर हो गया पहला, ये दूसरा इंटीजर। इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होता है? इंटीजर, यानी x माइनस जेड जो वैल्यू बन रही है वो इंटीजर प्लस इंटीजर से बन रही है, तो x माइनस जेड इज इंटीजर। बाय द डेफिनेशन ऑफ t, इफ x माइनस जेड इज इंटीजर, हेंस x कॉमा जेड बिलोंग्स टू t। यानी अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू टी और वाई जेड बिलोंग्स टू टी हो जाएगा तो एक्स जेड बिलोंग्स टू टी पक्का है, क्योंकि इंटीजर्स के रूल्स ही वैसे हैं, हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब हेंस टी इज ट्रांजिटिव, राइट, इट विल हैपन ऑलवेज। नाउ टी तीनों सेटिस्फाई कर रहा है, टी इज रिफ्लेक्सिव, टी इज सिमेट्रिक एंड टी इज ट्रांजिटिव। सो टी इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सो एस इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन बट टी इज, राइट। सो ऑप्शन डी दिखता है हमें यहाँ पर कि T इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन R बट S इज नॉट, एंड इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। आई होप यू आर पेइंग अटेंशन टू द थॉट प्रोसेस बिकॉज दैट्स व्हाट मैटर्स मोस्ट हियर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इफ A, B, C are three sets such that A intersection B is equal to A intersection C and A union B is equal to A union C, then
नाउ यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक थोड़ा सा लगाएंगे तो आपको क्लियरली ध्यान में आएगा कि दिस इज ओनली पॉसिबल इफ सी इज देयर, सो बी इज इक्वल टू सी। बट ध्यान में रखना ये दोनों के दोनों का इफेक्ट है विच टेक्स अस हियर। नाउ आई थिंक आई शुड टेल यू दिस कि A union B is equal to A union C. If this is the only case given, then is it necessary that B is equal to C? So no. So दो केसेस पॉसिबल है। एक केस पॉसिबल है कि B और C दोनों के दोनों अगर A के सबसेट है, और दूसरी केस पॉसिबल है B इज इक्वल टू C। तो एक केस पॉसिबल है A इज सबसेट B इज सबसेट ऑफ A and C is subset of A और B is equal to C। ये दो केसेस हो सकते हैं अगर A यूनियन B is equal to A यूनियन C होता है। आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा क्योंकि अगर C और B दोनों A के अंदर है, फिर इक्वल रहे कि नहीं रहे, कुछ भी रहे, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज कि A यूनियन C, यानी ये वाले केस में A यूनियन C का वैल्यू भी A होता है और A यूनियन B का वैल्यू भी A होता है, एज B एंड C आर द सबसेट्स ऑफ A। तो दिस इज वन केस। क्या और कोई केस हो सकता है? यू कैन थिंक अबाउट इट। अब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C ये दिया होगा, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि A, सपोज दिस इज B, दिस इज C, A दोनों का सबसेट है, राइट। सो या फिर से B इज इक्वल टू C, फिर A कहीं पर भी रहे हमें फर्क नहीं पड़ता, फिर ये कॉमन पोर्शन आ जाएगा। सो इन दिस केस देयर आर टू केसेस अगेन, B इज इक्वल टू C, या फिर A इज सबसेट ऑफ B एंड A इज सबसेट ऑफ C, करेक्ट। नाउ इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होगा कि A इंटरसेक्शन B करेंगे तो भी A आएगा और A इंटरसेक्शन C करेंगे तो भी A आएगा और B इज इक्वल टू C। अब देखो, अगर दोनों में से सिर्फ एक ही केस रहता तो आपके पास दो ऑप्शन है, लेकिन अगर दोनों केसेस हैं तो दोनों केसेस में ऑब्वियसली हमें मिल जाता है B इज इक्वल टू C, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक साथ होती है तो उसका मीनिंग भी B इज इक्वल टू C होता है। नाउ वॉट एवर आई हैव टोल्ड राइट नाउ, ये आपको खुद सोचते आना चाहिए, because there is no point in taking a 1 hour lecture on just letting you know कि how this is making sense. I think कि वेन डायग्राम का आपका जो प्रैक्टिस है वो बढ़ा के आपने खुद करके देखा तो ये चीज़ें आपको ध्यान में आ जाएगा। Now let's move forward again. Consider a relation S on real numbers R defined by S is equal to x comma y and x y belongs to S if x y are reals and mod of x minus y is less than 1. तो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव ये सब चेक करना है हमें। तो ये इसका मीनिंग क्या है? मॉड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन 1, दैट इज डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स x एंड y इज लेस देन 1, करेक्ट। सो टेकिंग इट फॉरवर्ड, पहले देखो कि ये किस पर है रिलेशन, इट्स ऑन रियल नंबर्स, राइट। सो फॉर ऑल x बिलोंग टू r, फॉर एनी रियल नंबर r, x माइनस x उसका मॉड इट विल ऑलवेज बी 0 विच इज लेस देन 1। वही तो कंडीशन है, हमें लेस देन 1 होना चाहिए डिफरेंस। तो अगर सेम नंबर ले रहे हैं तो डिफरेंस तो 0 आएगा, मतलब लेस देन 1 तो आ ही गया। हेंस x बिलोंग्स टू s फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, एवरी रियल नंबर इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझ लो, क्या लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है वो समझना जरूरी है। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, एवरी रियल नंबर इज रिलेटेड टू इटसेल्फ बाय दिस रिलेशन, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। Let me go forward and think about कि if x y belongs to R, suppose x and y का एलिमेंट्स है, x y belongs to R, x y belongs to R मतलब mod of x minus y is less than 1, it is by the given condition, क्योंकि रिलेशन तभी होता है जब x minus y का mod is less than 1। लेकिन अब मुझे बताइए, आपको मालूम होगा कि mod of 3 लीजिए या फिर mod of -3 लीजिए, दोनों का वैल्यू इक्वल होता है, दैट इज 3 mod of, राइट। तो पॉजिटिव नंबर रहे निगेटिव नंबर रहे, मॉड सेम होते हैं। सो बाय दैट सेंस हमें यह भी मालूम है कि मॉड ऑफ x माइनस वाई, यानी सिंपली स्पीकिंग मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि y माइनस एक्स इज वॉट, y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस वाई। तो अगर मैं मॉड ऑफ y माइनस एक्स लिखूँ तो इट इज नथिंग बट मॉड ऑफ माइनस ऑफ x माइनस वाई, विच कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ x माइनस वाई।
which is less than 1. So in this way what I can understand is कि अब अगर mod of x minus y less than 1 है तो mod of y minus x भी less than 1 होगा. That means by the same relation we get y x belongs to R. सादे सिंपल वर्ड्स में आपको ये बता दूं कि अगर x और y, राइट ना, हम लोग अगर x पहला लिख रहे हैं y दूसरा लिख रहे हैं तो उन दोनों का डिफरेंस 1 से छोटा है, तो अगर मैंने उनकी जगह बदल दी तो क्या डिफरेंस 1 से बड़ा होने वाला है? नहीं, नंबर्स तो सेम ही है ना. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, हेंस इट इज सिमेट्रिक. मैं फिर से बता दूं, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करने से अच्छा होता है नॉन सिमेट्रिक एंड नॉन ट्रांजिटिव चेक करना है. यहाँ पर हम ऐसा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि एक्स वाई के लिए वाई एक्स नहीं रहेगा, ऐसा कोई केस है क्या? मतलब एक्स वाई तो बिलोंग करता है लेकिन वाई एक्स नहीं करता है, तो ऐसा मिलना पॉसिबल नहीं, इसीलिए ये सिमेट्रिक हो गया. अब हमें सोचना है कि क्या हम ऐसा कुछ पता कर सकते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर. ये वाई यानी इसका पहले जो कुछ भी पेयर लिया उसका इमेज और दूसरे पेयर का प्री इमेज सेम होना चाहिए. तो ऐसे केस में एक्स इज रिलेटेड टू जेड. तो अब कई सारे लोग ऐसे समझ बैठते हैं कि हाँ ये तो ट्रांजिटिव रहेगा, लेकिन नहीं है. थोड़ा सा सोचते हैं कैसे. आप एक आधा एग्जांपल मुझे बता दोगे कि सर 1 इज रिलेटेड टू 1.2 बिकॉज इनका डिफरेंस 1 से कम है, और फिर 1.2 इज रिलेटेड टू 1.5 क्योंकि इनका डिफरेंस भी 1 से कम है, और फिर 1 एंड 1.5 भी बिलोंग करता है आर को बिकॉज उसका डिफरेंस भी 1 से कम है. हाँ ठीक है ना, ये हो गया. लेकिन एक एग्जांपल इस तरीके से ट्रांजिटिव जैसा हो गया, मतलब यहाँ पर 1.2 यहाँ पर 1.2 सेम है तो 1 1.5 को रहेगा. एक आधा एग्जांपल हो जाने से नहीं होता है, हर एग्जांपल के लिए होना ज़रूरी है. तो थोड़ा सा सोचकर हमारे दिमाग में ये आइडिया आ जाना चाहिए कि सपोज पहले और दूसरे नंबर का डिफरेंस 1 से छोटा है, जैसे मैं लिखता हूँ 1 एंड 1.9, ये बिलोंग्स टू आर करेगा क्योंकि 1 से डिफरेंस कम है 1 और 1.9 में. और मैं दूसरा लेता हूँ 1.9 एंड 2.5, इनका डिफरेंस भी 0.6 मतलब लेस देन 1 है, तो इट बिलोंग्स टू आर. बट एज यू कैन सी 1 इज रिलेटेड टू 1.9 एंड 1.9 इज रिलेटेड टू 2.5. तो ऐसे केस में ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए था? 1 शुड बी रिलेटेड टू 2.5 मस्ट, क्योंकि ये भी है और ये भी है. तो अगर ट्रांजिटिव होगा तो 1 एंड 2.5 मस्ट बिलोंग टू आर, विच इज नॉट द केस. क्यों? क्योंकि 1 और 2.5 में डिफरेंस कितना है? 1.5, विच इज नॉट लेस देन 1. सो बाय दिस डेफिनेशन इफ वी कैन से, राइट, तो 1 2.5 डज नॉट बिलोंग टू आर. अब ऐसा एक ही केस मिल गया आपको. क्या केस मिल गया? कि x इज रिलेटेड टू y इज रिलेटेड टू z, बट x इज नॉट रिलेटेड टू z. ऐसा एक भी केस मिल गया, इट इज नॉट ट्रांजिटिव. तो नॉट ट्रांजिटिव. तो तीनों चीजों को एक करके पता चला कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है. तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिटिव, ऑप्शन सी. तो ऑप्शन सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप अगेन यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली. आप सोचोगे तो ही ऐसे केसेस के ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको ध्यान में आएंगे. बट स्टिल डाउट्स रहे तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ. ओके, द शेडेड रीजन. यहाँ पर द शेडेड रीजन एज यू कैन सी इट इज पार्ट ऑफ ए बट नॉट बी एंड सी. सो सिंपली यहाँ पर हमें समझ में आ जाएगा कि बी यूनियन सी में से सब्ट्रैक्ट होने वाला पोर्शन, तो ए में से हमने बी यूनियन सी का पार्ट, ए में से ऐसा पार्ट निकाल दिया जो बी यूनियन सी में है, तो हमें ये शेडेड पोर्शन मिलता है. आई कैन अगेन सजेस्ट यू, क्योंकि ये शेडेड पोर्शन ऐसे भी लिखा जा सकता था ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन ये लॉजिकली ऐसे भी एक्चुअली तो मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टली आपको बाय द फॉर्मूला ओनली आपको शेडेड पोर्शन ध्यान में आ जाना चाहिए, जैसे हमने इसके पहले पढ़ा है. लेकिन आई विल शो दिस वे. ये पार्ट है, इस पार्ट से हमें पता चलता है कि इट इज़ ए इंटरसेक्शन. ये जो पार्ट है इट कैन बी रिटन एज बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट. ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट ए माइनस बी यूनियन सी बाय अवर लॉजिक, एंड दैट इज ऑल्सो अनदर एक्सप्लेनेशन फॉर इट. बट आई थिंक रादर देन दिस एक्सप्लेनेशन आप अगर हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही यूज़ करें तो दैट गिव्स अस द
answer very swiftly and quickly. So I hope you have understood this session. Now I am very much sure कि जिन्होंने इसके पहले बहुत सोच समझ कर पूरे वीडियोस नहीं देखे हैं और थियोरी नहीं पढ़ी है सेट्स और रिलेशन की, तो ये 5 क्वेश्चंस ऑब्वियसली थोड़े से कंफ्यूजिंग लगे होंगे. अगर आपने पढ़ाई किया और उसके बाद भी ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी विल डिस्कस मोर, वी विल ट्राई टू थिंक अबाउट इट एंड सॉल्व इट. थैंक यू वेरी मच गाइज.